हेलो दोस्तों, मैं सी अवधेश कुमार चौधरी। मैं एक्चुअली 11th का कॉमर्स जो है उसका क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें अभी मैं कवर करूँगा एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करता हूँ। और एनसीईआरटी इसलिए कर रहा हूँ कि उसका तो थ्योरी जो है वो ज़्यादा अच्छा है, और मतलब सारे बोर्ड के बच्चे जो हैं उसे कवर कर सकते हैं। तो उसका स्टैंडर्ड सिलेबस माना जाता है, इसलिए मैं एनसीईआरटी से कर रहा हूँ। फिर आगे अगर होगा तो प्रैक्टिकल के लिए मैं अदर भी पब्लिकेशन है, तुलसियान है या ग्रेवाल है, ट्रियस ग्रेवाल है, किसी एक का मैं ले लूँगा अगर आप लोगों का कोई सजेशन आएगा तो। बट थ्योरी के लिए मैं एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल के लिए देखते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें क्या क्या है, चूँकि फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास बहुत अच्छे से करना है, आगे फिर भी समझ में आएगी। तो फर्स्ट अपने मिस किया तो फिर आगे थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये चूँकि फर्स्ट चैप्टर है और जो 10th तक पढ़े होंगे तो अकाउंटेंसी तो रियली कोई पढ़े होंगे, बट मैं मान के चलता हूँ किसी ने अकाउंटेंसी नहीं पढ़ा है। और चूँकि मैं सीए हूँ तो मुझे आइडिया है कि अकाउंटेंसी कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ना है, कैसे समझना है, तो इसलिए मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आराम से आप लोग देखिए, आपके पास ये अगर बुक है तो अपने ये वीडियो लेक्चर के साथ अपना बुक ओपन करके तो साथ साथ रीडिंग कर सकते हैं। ये सुनते रहेंगे और बुक रीड करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। तो इसमें दिया ओवर द centuries accounting has remained confined to the financial record keeping function of द अकाउंटेंट। बोला पहले जो था, जो अकाउंटिंग था केवल रिकॉर्ड कीपिंग माना जाता था अकाउंटेंट का, बट टुडे रैपिडली चेंज बिजनेस एनवायरनमेंट हैज forced the accountant to reassess their roles and function both within the organization and the society। अभी जो डायनामिक चेंजेस है, इतना सारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन चेंज हो रहा है, इतना जो टफ कंपटीशन है मार्केट में, इससे वजह से जो अकाउंटेंट का अकाउंटिंग का रोल है ना वो बहुत सारा चेंज हो गया है। बहुत सारे डाइवर्स फील्ड, डाइवर्स ऑब्जेक्ट भी इसमें आ गए हैं। तो उसमें क्या क्या है, जो देखिए, द रोल ऑफ द अकाउंटेंट हैज नाउ शिफ्टेड फ्रॉम दैट ऑफ अ मेयर रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन टू डेट ऑफ द मेंबर प्रोवाइडिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। पहले जो केवल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना नहीं था, रह गया, जो पहले था केवल रिकॉर्ड करना, वो नहीं रह गया। बट अभी क्या है कि आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी देना डिसीजन मेकिंग के लिए। जैसे मर्जर इक्वेशन है, परचेज, हमें मार्केट से परचेज करना है तो उसका इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगा, कहाँ मुझे सस्ता मिल रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव मिल रहा है, तो वो लेना है। उसी तरह है, ब्रॉडली स्पीकिंग अकाउंटिंग टुडे इज मच मोर देन जस्ट बुक कीपिंग। ये जस्ट बुक कीपिंग से बियॉन्ड है। अकाउंटेंट आर अकाउंटेंट आर जस्ट स्टेटमेंट अंडरलाइन करता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगी। इसमें देखिए अकाउंटेंट, यहाँ क्या है, अकाउंटेंट आर नाउ कैपेबल ऑफ वर्किंग इन अ एक्साइटिंग न्यू ग्रोथ। अकाउंटेंट जो है वो कैपेबल है न्यू ग्रोथ में वर्क करने के लिए। ठीक है, तो ये है। उसके बाद सच एज फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फॉरेंसिक अकाउंटिंग का जहाँ फ्रॉड होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, वहाँ हम डिटेल में जाते हैं, बैक ईयर का डाटा देखते हैं, फिर रिलेवेंट अदर पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन भी देखते हैं। तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग में भी अभी अकाउंटेंट वेल वर्स्ड है, उसमें काम कर सकते हैं। उसके ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स जो है जो वेब बेस्ड है, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, उसमें बायर कहीं और है, सेलर कहीं और है, ये एग्रीगेटर है। जो ई कॉमर्स है मेनली एग्रीगेटर है, तो जो दो पर्सन को आपस में मिलाता है, तो उसका अलग है। वेब बेस्ड सारा है तो उसका अकाउंटिंग है। फिर है आपका ईआरपी है, ईआरपी में है। तो इसी तरह दिया है कि अभी जो डायनामिक जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से जो अकाउंटेंट है, जो अकाउंटिंग करता है, वो भी अपने आप को स्किल अपग्रेड कर रहा है। ये हो गया थ्योरी। फिर उसके बाद चलते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का जो मीनिंग है, ये जो फेम, वैसे तो बहुत सारा इसका डेफिनेशन दिया, बट जो जनरली एक्सेप्टेड है वो है, ये है जो ए आई सी पी ए के द्वारा दिया गया। ए आई सी पी ए क्या है, तो 1941 में दिया गया था। ए आई सी पी ए का फुल फॉर्म अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जैसे यहाँ आईसीआई है, उसी तरह वहाँ ए आई सी पी ए अमेरिका में है, जो क्या करता है, वहाँ सर्टिफिकेट इशू करता है वहाँ के अकाउंटेंट को, एज ए प्रैक्टिसिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए। तो उन्होंने क्या दिया था, जो 1941 में डेफिनेशन दिया, डिफाइन अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग
क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। क्या हो गया इसमें? अकाउंटिंग क्या है? तो आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन द सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब इसमें मैनर किस मैनर में करना है, जो आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या उसके बेसिस पे करना है, जो आपका प्रीडिफाइंड प्रोसीजर उसके बेसिस पे करना है। अकाउंटिंग मैनर एंड टर्म्स ऑफ मनी, सबसे बड़ी बात है कि मनी के टर्म में होना चाहिए, तभी इसको हम लोग अकाउंटिंग में लेते हैं। पहले क्या था? अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड पहले करना, फिर से क्लासीफाई करना है किस हेड में जाएगा, कौन सा एक्सपेंस है, फिर समराइजिंग, फिर उसको समरी करना है, मतलब टोटल बैलेंस क्या लेजर का रहा है, तो समरी वही लेजर बैलेंस, एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, वही, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म होना चाहिए तभी हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजेक्शन आर इवेंट विच आर ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट, जो इन टर्म्स ऑफ मनी या ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट, एटलीस्ट इसमें क्या होना चाहिए? पार्शियली एटलीस्ट क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल कैरेक्टर, जैसे फाइनेंशियल कैरेक्टर्स एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड interpreting result thereof, with great economic development resulting in a change in accounting its scope। जितना जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते जा रहा है, जैसे ई कॉमर्स आ गया और वेब बेस्ड अकाउंटिंग आ गया, क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग आ गया, तो उसी तरह से इस तरह से जो इसका स्कोप है अकाउंटिंग का, वो बढ़ते जा रहा है, बिकम ब्रॉडर ब्रॉडर होते जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए इन 1960 अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ट्रिपल ए डिफाइंड अकाउंटिंग एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgment and decision by the user। ये क्या करता है? The process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgment and decision by users of information। जो information का user है उसे informed decision लेने में ये permit करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? तो अकाउंटिंग प्रोसेस में जाएंगे तो इसमें क्या क्या है देखना है। डिसीजन मेकर इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों हो गया, जो हमारा यहाँ मैनेजमेंट है, कोई दूसरी एंटिटी का मैनेजमेंट है, वो क्या करते हैं? पहले तो डिस्कस करते हैं, डिसीजन मेकर मीटिंग करते हैं, फिर वो क्या करते हैं? इकोनॉमिक इवेंट होता है, तो मिल के मीटिंग किया, मीटिंग में फिर डिसाइड किया कि हमें जो मटेरियल परचेज करना है, तो मटेरियल परचेज करेंगे, दूसरे से ट्रांजेक्शन हो गया, फिर ट्रांजेक्शन का जो इम्पैक्ट आएगा इवेंट हो गया। तो अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग लिंक्स डिसीजन मेकर्स विथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो आपने परचेज सेल किया दो आदमी मिलकर, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट हो गया, एंड विथ द रिजल्ट ऑफ देयर डिसीजन, तो उसका जो डिसीजन होगा ना, जैसे दोनों आदमी मिले, दो पार्टी, हमारा मैनेजमेंट और कोई दूसरी एंटिटी का मैनेजमेंट मिलेंगे, मिलके कोई इकोनॉमिक इवेंट करेंगे। इवेंट इन द सेंस क्या, कुछ ने हमने मटेरियल जाके परचेज कर लिए, फिर उसके बाद क्या हो गया, ये डिपार्टमेंट में हम कम्युनिकेट करेंगे, जो हमारा परचेज डिपार्टमेंट है, जो मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, वो कम्युनिकेट करेगा फाइनेंस को कि हमने मटेरियल परचेज कर लिया। फिर उसके बाद क्या है, फाइनेंस पे क्या करेगा, अकाउंटेंट जो एंट्री प्रोसेस करेंगे, मटेरियल परचेज का जो एंट्री होगा एंट्री डालेंगे, जो परचेज अकाउंटेबल टू एक्सपोजर जो भी सप्लायर है। तो ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस हो गया, मतलब एक पहले मीटिंग किया, फिर उन्होंने इवेंट हुआ, मटेरियल परचेज किया, फिर उसको हमने इन्फॉर्म कर दिया डिपार्टमेंट को, फिर उसका अकाउंटिंग उसका एंट्री हो गया, तो साइकिल कंप्लीट हो गया। तो अकाउंटिंग प्रोसेस यही है। इसी तरह बहुत सारा और भी इसका दिया गया है, ये देख सकते हैं। अकाउंटिंग कैन बिफोर ये in order to appropriate the transaction nature account दिया है। लास्ट में देखेंगे, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, समझ रखा है। in order to appreciate the exact nature of accounting, we must understand the following relevant aspect of definition। relevant aspect definition का relevant aspect क्या है ये देखते हैं। इकोनॉमिक इवेंट, पहले क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक इवेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे परचेजर ने उन्होंने प्लेस किया, इकोनॉमिक इवेंट हो गया। फिर उस इकोनॉमिक इवेंट को आइडेंटिफिकेशन करना है,
फिर उसको मेजर करना है मॉनेटरी में, मॉनेटरी वैल्यू में, फिर रिकॉर्डिंग करना है, फिर उसको यानी रिक्वायरमेंट एंट्री करना है डे बुक में, फिर उससे कम्युनिकेट करना है। परचेज करने के बाद जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट, जो भी इम्पैक्ट डिपार्टमेंट है, उसे कम्युनिकेट करना है। फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में, फिर उसके बाद है इंटरेस्टेड यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, फिर इंटरेस्टेड यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन, फिर जो इंटरेस्टेड यूजर है उसे ऑफ द इंफॉर्मेशन, उसको हमें कम्युनिकेट करना है। तो ये कि पहले इकोनॉमिक इवेंट होगा, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन होगा, फिर उसका मेजरमेंट होगा, रिकॉर्डिंग होगा एंड कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में होगा, और इंटरेस्टेड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन को होगा। ये है, फिर जेनेसिस दिया है, ये कब से आया था, तो बहुत ये दिया है, बहुत पहले का है, अकाउंटिंग जो स्टार्ट हुआ था। देखिए कितना का है, 1494 में वेनिस में दिया था, लुकास पेसियोली ने इसका डबल एंट्री सिस्टम का जो फार्मूला है उन्होंने लुकास पेसियोली ने दिया था कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर में मार्क है डबल एंट्री सिस्टम। तो उनके बारे में, लुकास पेसियोली के बारे में दिया गया है। इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। छोड़िए, इकोनॉमिक इवेंट्स। इकोनॉमिक इवेंट क्या है ये देखते हैं, ये बार बार आता है इकोनॉमिक इवेंट। Economic business organization involve economic event, and economic event is known as a happening of consequence. Economic event क्या है? No, event is known as a happening of consequences. Happening of consequences of business organization which consist of transaction. मतलब ट्रांजेक्शन का जो कंसिक्वेंस है ना, वो इवेंट है। सिंपल, ट्रांजेक्शन का कंसिक्वेंस क्या है, वो इवेंट है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे आपने एक एग्रीमेंट साइन किया मटेरियल परचेज का, तो ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन, ठीक है। और मटेरियल जब हमने परचेज करके लाया, फिर से सेल किया, जो प्रॉफिट मैंने कमाया, वो इवेंट हो गया। तो यही यहाँ बताया है, परचेज ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलिंग एंड कीपिंग इट रेडी फॉर मैन्युफैक्चर इज एन इवेंट which comprise number of financial transactions such as buying machine, transportation। ये कई सारा जो ट्रांजेक्शन मिलके, पहले मशीन बाय किया, फिर हमने उस क्या किया, उसे ट्रांसपोर्ट किया, उसका पेमेंट किया, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया मशीनरी, साइट प्रिपरेशन हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, ये सब मिला के सारा क्या है, सारा इवेंट हो गया, सारा ट्रांजेक्शन हो गया। और फाइनली जो बना वो हमारा इवेंट है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन ट्रायल रन। दस अकाउंटिंग आइडेंटिफाई बंच ऑफ ट्रांजेक्शन क्या करता है, बंच ऑफ ट्रांजेक्शन हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मटेरियल परचेज किया, फिर ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फिर इंस्टॉलेशन हुआ, साइट प्रिपरेशन का हुआ, और फिर टू इकोनॉमिक इवेंट। सारा ट्रांजेक्शन हमने क्या क्या आइडेंटिफाई किया, और सब मिला के इकोनॉमिक इवेंट हो गया कि हमारा जो मटेरियल है, मशीन है, मशीन रेडी टू यूज हो गया, अब हम उससे प्रोडक्शन करेंगे। If an event involves transaction between an outsider and an organization, these are known as external event। अगर हम किसी आउटसाइडर से लेते हैं तो ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल इवेंट है। जैसे हमने परचेज के लिए परचेज ऑर्डर प्लेस किया, तो ये हमारा एक्सटर्नल है। The following are the example of such transactions: sales of merchandise to the customer। अगर हमने सेल किया कस्टमर को, तो ये हमारा एक्सटर्नल हो गया। रेंडरिंग सर्विस टू द कस्टमर बाय एबीसी लिमिटेड हो गया। परचेज ऑफ मटेरियल, ये भी एक्सटर्नल हो गया। पेमेंट ऑफ मंथली रेंट टू लैंडलॉर्ड, अगर लैंडलॉर्ड को पेमेंट करता है, ये भी सारा क्या है, मेरा एक्सटर्नल हो गया। तो इसमें फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ ट्रांजैक्शन, देखिए इसमें सेल ऑफ मर्चेंट, सेल हो गया, रेंडरिंग ऑफ सर्विस हो गया, उसके बाद परचेज ऑफ मटेरियल हो गया, पेमेंट ऑफ मंथली रेंट हो गया, ठीक है। एन इंटरनल इवेंट इज एन इकोनॉमिक इवेंट दैट अकर्स इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरनल है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होगा। जैसे हम वेजेस पेमेंट करते हैं, सैलरी पेमेंट करते हैं, इसमें दिया भी होगा। और सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल और कंपोनेंट वाया स्टोर से अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अपने ट्रांसफर करते हैं विद इन द डिपार्टमेंट, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटरनल इवेंट हो गया। पेमेंट ऑफ वेज इंटरनल हो गया। ये सॉरी, विद इन ऑर्गेनाइजेशन करते हैं इंटरनल है, अगर आउटसाइड करते हैं एक्सटर्नल हो गया। तो आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स हो गया वही कि मैंने मशीन परचेज बताया था, इट मीन्स डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजेक्शन टू रिकॉर्ड। हमें क्या होता है, वही ट्रांजेक्शन, व्हाट ट्रांजेक्शन टू रिकॉर्ड, हमें उसी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है जो मॉनेटरी वैल्यू में है और रिलेटेड टू एंटिटी है।
बिजनेस एंटिटी टू आइडेंटिटी इवेंट विच आर टू बी रिकॉर्डेड। इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एक्टिविटी, हमें क्या करना है, एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना है, एंड सेलेक्टिंग दोज इवेंट दैट आर ऑफ कंसिडर्ड फाइनेंशियल करेक्टर, जो फाइनेंशियल करेक्टर का है हमें उसी को रिकॉर्ड करना है, रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल करेक्टर है और मॉनेटरी टर्म है, मॉनेटरी टर्म में भी होना चाहिए तभी हम उसका रिकॉर्ड करेंगे। मॉनेटरी टर्म नहीं नहीं करेंगे तो बिजनेस ट्रांजेक्शन और द बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड अदर इकोनॉमिक इवेंट देयरफॉर आर इवैल्यूएटेड फॉर डिसाइडिंग वेदर इट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इसलिए हम डिसाइड करते हैं क्या हमें इसे बुक्स ऑफ अकाउंट लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि जो द बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड अदर इवेंट्स देयरफॉर आर इवैल्यूएट करते हैं इसीलिए कि क्या ये रिलेटेड है, इकोनॉमिक इवेंट है और मॉनेटरी टर्म में है कि नहीं है, रिलेटेड टू एंटिटी है कि नहीं, अगर है तो भी इसका ट्रांजेक्शन लेते हैं। फिर उसका मेजरमेंट जो है इसको मॉनेटरी में मेजर करते हैं। इट मीन्स जैसे हम मेजरमेंट में लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है, इट मीन्स क्वांटिफिकेशन। मेजरमेंट में क्वांटिटी उसको क्वांटिफाई करेंगे ना, कितना लीटर, कितना किलोमीटर बना, कितना उसका रुपीज का है, तो इट मीन्स क्वांटिफिकेशन इंक्लूड्स एस्टिमेट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू फाइनेंशियल टर्म। इसको क्या करते हैं, बिजनेस फाइनेंशियल टर्म में आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मॉनेटरी यूनिट मॉनेटरी यूनिट जैसे आप 5 मीटर है और इंटू 10 रुपीज, तो पर यूनिट उसका रेट है तो 50 हो गया। इसी तरह अगर हम उसको क्या करेंगे कि ट्रांजेक्शन इनटू फाइनेंशियल टर्म होना चाहिए बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट यूज करके इसे फाइनेंशियल टर्म में होना चाहिए, तभी इसका हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। एग्जांपल रुपीज एंड पैसे एंड मेजरिंग यूनिट। इफ एन इवेंट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इन मॉनेटरी में क्वांटिफाई नहीं करेगा, इफ एन इवेंट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इन मॉनेटरी टर्म्स इट इज नॉट कंसीडर्ड फॉर रिकॉर्डिंग इन फाइनेंशियल अकाउंट। इसको नॉट कंसीडर नहीं करते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंट में, ठीक है। अगर मॉनेटरी टर्म है तो इसको रिकॉर्ड करेंगे। व्हाट इज that is why important term like the appointment of new managing director, जैसे न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे तो कोई इसे मॉनेटरी टर्म में आप इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये कोई इवेंट नहीं है। साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और चेंज इन पर्सनल आर नॉट शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन जस्ट किए हैं तो उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं दिखाते हैं। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट साइन किए परचेज के लिए, परचेज होगा तो फिर दिखाएंगे परचेज को, पेमेंट करेंगे उसको दिखाएंगे, लेकिन जब हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया सेल का या परचेज का, उससे हम बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं शो करते हैं। इसी तरह है, अब देखते हैं क्या है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या है, कैसे हम उसको, रिकॉर्डिंग मतलब जस्ट हम उसे कैसे बुक में एंट्री करते हैं। वंस द इकोनॉमिक इवेंट आर आइडेंटिफाई, एक बार जैसे इकोनॉमिक इवेंट आइडेंटिफाई हो गया एंड उसको मेजर कर लिए फाइनेंशियल टर्म में, ठीक है, जिसने फाइनेंशियल टर्म से मेजर कर लिए, दीज आर रिकॉर्डेड इन बुक्स। इसको क्या करते हैं, बुक्स में हम रिकॉर्ड करते हैं। पहले तो इसको आइडेंटिफाई कर लिए, फिर इसको फाइनेंशियल टर्म मेजर कर लिए, अब इसको बुक्स में रिकॉर्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे इन मॉनेटरी टर्म, क्योंकि मॉनेटरी टर्म से इवैल्यूएट हो गया। इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे आज सपोज फर्स्ट डे से स्टार्ट हो बिजनेस, तो पहले फर्स्ट डे का होगा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन डे टाइम वाइज होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे का होगा, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यही हो गया, सिलसिलेवार, सीरियली हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग इज डन इन अ मैनर दैट इज नेसेसरी, रिकॉर्डिंग इज डन इन अ मैनर दैट इज नेसेसरी, financial information is summarized as per well established practice and made available as and when required। तो पूरा रिकॉर्डिंग उस हिसाब से करना है जो हमारा वेल एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है, जो पहले से वेल एस्टेब्लिश्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस है उसी बेसिस पे करना है, और जो अवेलेबल हो इसी को हमें रिकॉर्ड करना है कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो अवेलेबल हो। फिर कम्युनिकेशन किसी करना है तो द इकोनॉमिक इवेंट आर आइडेंटिफाइड, measured and recorded in order that permits information is generated and communicated in a certain form of management। जो हमारा मैनेजमेंट है टॉप मैनेजमेंट से हम कम्युनिकेट करते हैं कि हमें इतना प्रॉफिट आया, जो प्रॉफिट आया या जो परचेज किया, हम जब भी वो डिमांड होगा हम उसे प्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे हाँ मैंने इस वेंडर से इतना सामान खरीदा है। तो यही है कि सर्टेन फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर हो गया तो मैनेजमेंट हो ही गया, फिर मैनेजर हो गया हमारे जो ऑफिसर हैं उसको, फिर एक्सटर्नल यूजर हो गया अगर मुझे कोई इन्वेस्टर मांगता है डाटा तो इन्वेस्टर को देना है, लेंडर है उसको देना है, कोई अगर हमें थर्ड पार्टी से सेबी या रेगुलेटरी बॉडी है उसे देना है,
तो ये सारे हैं स्टेक होल्डर्स। द इंफॉर्मेशन इज रेगुलरली कम्युनिकेटेड थ्रू अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जो आप बोलते हैं ना, एनुअल रिपोर्ट्स बनता है, उसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं कि मेरा जो एंटिटी है वो साल में कितना सेल किया, कितना परचेज किया, कितना प्रॉफिट हुई। तो यही है। The reports provides information that are useful to a variety of users who have an interest in assessing the financial performance। ये उन्हें हेल्प करता है जो हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस असेस करते हैं। उसके बाद है ये ऑर्गेनाइजेशन में हमें जानना होगा कि एक एंटिटी कंसेप्ट है जिसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द बिजनेस इंटरप्राइज वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट। जो हमें इंटरप्राइज है इसका हम अकाउंटिंग करते हैं, उसके बाद वही ऑर्गेनाइजेशन हमारा होता है, चाहे वो बिजनेस एंटिटी हो जैसे रिलायंस है, टाटा है, या नॉट फॉर प्रॉफिट हो जैसे एनजीओ बहुत सारा है ना, जो ओल्ड एज के लिए है या बहुत सारे बच्चों के लिए है। तो जैसे ये है ना, बच्चों के लिए बहुत सारा है जो बच्चों का केयर करता है, जो प्रॉफिट के लिए नहीं है, और मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा। तो बहुत सारा है, ओल्ड एज होम टाइप का है, बहुत सारे खुले हुए हैं, या ऐसे सोशल वर्क करते हैं। तो बोला उसका हम एंट्री करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, ना कि मतलब मैनेजमेंट का। जो बिजनेस एंटिटी है उसे करना होता है, तो एंटिटी कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे हम अगर करते हैं बिजनेस एंटिटी रिलायंस का करते हैं, ना कि मुकेश अंबानी का करते हैं, दोनों सेपरेट है। एंटिटी कंसेप्ट में दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं, और जो बिजनेस एंटिटी हमें बस उनका देखना है, उन पे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ट्रांजेक्शन का, तो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें रिकॉर्ड करना था, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द एक्टिविटीज़। कितनी बड़ी एक्टिविटी साइज है, कितना लेवल ऑफ बिजनेस है, ऑपरेशन है, लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। इट कैन बी सोल प्रोप्राइटरशिप है, छोटा है दुकानदार है, सोल प्रोप्राइटरशिप है जो बहुत सारे दुकान में मिलता है। पार्टनरशिप है, थोड़ा उसे बड़ा है, दो चार आदमी मिलकर किए हैं पार्टनरशिप फॉर्म है। कोऑपरेटिव है, अगर एज पर रजिस्टर्ड कोऑपरेट सोसाइटी एक्ट जो कंपनी एक्ट के अंदर है या सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। से फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, जो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी भी एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप का ही है, तो एज पर कंपनी एक्ट होता है, और कॉर्पोरेट सोसाइटी अलग है जो सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड होता है। ये कंपनी है, बड़ा है, छोटा है, प्राइवेट है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, या लोकल अथॉरिटी है जो म्यूनिसिपलिटी होता है, उस टाइप का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया। क्या है जो भी है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो बिजनेस एंटिटी है उसी का हमें अकाउंटिंग करना, उसी को सब करना है। फिर है इंटरेस्ट इंटरेस्टेड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का यूजर कौन है? अकाउंटिंग इज अ मींस बाय व्हिच नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस एंटरप्राइज इज कम्युनिकेटेड एंड इज आल्सो कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग को हाँ, ये एक बार देखिए, अकाउंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, अलग नाम से भी जाना जाता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग फिर है इज आल्सो कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है। मेनी यूजर्स नीड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू मेक इन्फॉर्मेटिव डिसीजन। मेनी यूजर मतलब इन्वेस्टर है, शेयर में मार्केट लिस्टिंग है, तो जो भी शेयर ब्रोकर है, जो भी इन्वेस्टर है शेयर मार्केट में, उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है कि ये जो कंपनी ऐसी कितनी प्रॉफिट है, ग्रो हो रहा नहीं हो रहा है, एक्सपेंशन क्या होगा, तो उसे इन्फॉर्मेशन हमें देना होता है। दीज यूजर्स कैन डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। एक इंटरनल है, दो टू कैटेगरी में है, टू ब्रॉड कैटेगरी। एक क्या हो गया इंटरनल, और दूसरा हो गया एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर में है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके बाद है तो इंटरनल हो गया प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर, फाइनेंस सीएफओ, फाइनेंशियल ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, ये इंटरनल हो गए। फिर एक्सटर्नल यूजर में आता है प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। प्रेजेंट एंड पोटेंशियल, प्रेजेंट मतलब जो इंवेस्ट किया हुआ, पोटेंशियल मतलब जो फ्यूचर इन्वेस्ट करने वाला है। उसके बाद क्रेडिटर हो गया जो इसमें लोन दिया, बैंक है, एफ सी आई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एफ आई। उसके बाद टैक्स अथॉरिटीज हो गया, रेगुलेटरी एजेंसी हो गया जैसे सेबी है, आरबीआई है। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, एमसीए हो गया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी हो गया, सिक्योरिटी तो मैंने बता ही दिया, ये सारे एक्सटर्नल हो गए। फिर अकाउंटिंग एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये as discussed earlier, accounting is defined process of the interlinked activity, refer figure 1.1 that begins with the information। ठीक है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वही कंटिन्यूटी है,
कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, क्वालिटेटिव, हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग में देखते हैं क्वालिटेटिव क्या है। कैरेक्टरिस्टिक आर द एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक आर द एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन व्हिच टेंड्स टू इनहेंस, क्या करता है ये, इनहेंस इट्स अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी जो है और यूजफुलनेस। कैरेक्टरिस्टिक आर द एट्रीब्यूट्स, उसकी विशेषताएं हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, व्हिच इट टेंड्स टू इनहेंस, जो इसका अंडरस्टैंडेबिलिटी समझदारी में और यूजफुलनेस को बढ़ावा देता है। कैरेक्टरिस्टिक जो है अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड यूजफुलनेस को इन्हांस कर रहे हैं, बढ़ाता है। इन ऑर्डर टू असेस वेदर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज डिसीजन यूजफुल, इट मस्ट पोसेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलायबिलिटी। अगर ये ऑर्डर इन ऑर्डर टू असेस वेदर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज डिसीजन यूजफुल, अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डिसीजन यूजफुल है या नहीं है, इट मस्ट पोसेस कैरेक्टरिस्टिक, से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, रिलायबिलिटी, जो आपका इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कि रेलिवेंस होना चाहिए, 2 बार हो गया, और अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए। रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, कंपेयर आप कर सकते हैं दूसरे पीयर से, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, पहले रिलायबिलिटी है, रिलायबल होना चाहिए, आपने जो डाटा दिया है इंफॉर्मेशन जो ऑथेंटिक है, रिलायबल है। रेलिवेंस है, मतलब हाँ मुझे जो चाहिए प्रॉफिट चाहिए, कि हाँ प्रॉफिट बढ़ रहा है घट रहा है ये देखना है हमें, कुछ और जाके नहीं देखना है कहाँ कहाँ क्या क्या और हो रहा है। जो हमारा रिलेवेंस है हमारे डिसीजन के लिए वो डाटा ही चाहिए मुझे। उसके बाद है अंडरस्टैंडेबिलिटी, ऐसा डाटा चाहिए जो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सबको समझ में आ सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल यूजर को। आप कुछ डाटा आपने भेज दे दिया या कुछ अलग प्रेजेंटेशन दे दिया, समझ में नहीं आ रहा तो किसी काम का नहीं है। कंपेरेबिलिटी, फोर्थ क्या है, जो कंपेयर हम किसी और से कर सकते हैं। रिलायबिलिटी का डिटेलिंग या रिलायबल मींस यूजर मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन, यूजर मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन, यूजर इस पर डिपेंड हो सकता है, ऐसा डाटा होना चाहिए। रिलायबिलिटी यही है। उसके बाद रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, रेलिवेंस क्या है, रेलिवेंस इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम। रेलिवेंस है कि हाँ जिस समय चाहिए उस समय आप डाटा हमें प्रोवाइड कीजिए, तब तो रेलिवेंस है, नहीं तो हम अभी मुझे मार्केट में शेयर लेना और अभी इंफॉर्मेशन है ही नहीं, इंफॉर्मेशन 10 दिन बाद आएगा तो पता चला मार्केट कहीं कहीं चला गया, मतलब ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है मार्केट, तो प्री डिफाइन है नहीं, प्री डिटरमाइन नहीं है, तो इसलिए हमें उस टाइम पे चाहिए। रिलेवेंस यही है, बाद में देंगे उससे कोई फायदा नहीं है, तो जिस टाइम में जो डाटा चाहिए उसी टाइम में वो इन्फॉर्मेशन मिलने से हमारे रेलिवेंट है। मस्ट बी हेल्प प्रेडिक्शन एंड फीडबैक and must influence the decision by user. It is helping them form prediction about the outcomes of past, present and future. ये हमें क्या हेल्प करता है रेलिवेंस होने से, helping them form prediction about past, present और future event, ठीक है। and confirming और correcting their past evaluation, ये क्या करता है, पास्ट इवैल्यूएशन को चेक करता है, मतलब कंफर्म करता है कि जो पास्ट इंफॉर्मेशन इसकी बेसिस पे, पास्ट इस इंफॉर्मेशन बेसिस पे जो डिसीजन लिया गया था वो करेक्ट था या नहीं था, ये इवेलुएट करता है। अंडरस्टैंडिंग मतलब मैंने बताया कि भाई जो ऐसा इंफॉर्मेशन हो, इस फॉर्म में हो, इस टाइप से दिया जाए कि हम कोई भी जो यूजर है उसे अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। मस्ट इंटरप्रेट अकाउंटिंग information in the same sense as it is prepared and conveyed them, जो है उसी सेंस में से इंटरप्रेट होना चाहिए जिस सेंस में उसे क्या करता है, प्रिपेयर्ड एंड कन्वे, जिस सेंस में हम सामने वाले को बताते हैं, कन्वे मतलब उसे इंटीमेट करते हैं, उसे बताते हैं, उसी फॉर्म में होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स डिसीजन मेकर मस्ट इंटरप्रेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन in the same sense as it is prepared and conveyed to them. The qualities that distinguish between good and bad communication is a message are fundamental to the understandability of the message. फिर ये आगे देखिए क्या क्या दिया है इसमें।
इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्वालिटेटिव में फिर उसका दिया क्या क्या होना चाहिए, तो डिसीजन मेकर्स यूज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये डिसीजन मेकर क्या करता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज करता है। फिर अंडरस्टेबिलिटी होना चाहिए, फिर डिसीजन यूजफुलनेस होना चाहिए, रिलीवेंस एंड रिलायबिलिटी। रिलीवेंस है, अगर वो टाइम बाउंड आएगा तो। डेडिकेटिव वैल्यू, फीडबैक वैल्यू, टाइमलीनेस है, टाइम से दिया तो। फिर है इसका जो वैल्यू कब आए, डेडिकेटिव वैल्यू, फीडबैक वैल्यू। रिलायबिलिटी हो गया, वेरीफाइबिलिटी, वेरीफाई कर सकते तो। फेथफुलनेस एंड न्यूट्रलिटी। ये कंपेरेबिलिटी फिर है जो हम किसी और एंट्री से कंपेयर कर सकते हैं। रिलायबिलिटी मतलब हो गया वेरीफाइबिलिटी, हम वेरीफाई कर सकते हैं। फिर उसका फेथफुलनेस, इस पर बिलीव कर सकते हैं। और ये न्यूट्रल हो, बायसनेस नहीं हो, मतलब ऐसा ना हो कि हम सेल जो है मैनिपुलेट करके ज़्यादा दिखा दिया, प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दिया, तो ये बायसनेस ना हो। ये है। तो मैं सोचता हूँ कि आधा घंटा से ज़्यादा का क्लास लेने से कहीं ना कहीं बोरिंग हो जाएगा और फिर मन भी नहीं लगेगा पढ़ने में। तो छोटा छोटा ही क्लास रखते हैं, पूरा आराम से कवर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आराम से थ्योरी समझिए, एक बार समझ में नहीं आएगा, बार बार दो बार तीन बार सुनने से। पहले स्लो सुनेंगे, फिर उसका स्पीड बढ़ा के आप सुन सकते हैं, 1.5 1.75 तक सुन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो अपने नया है आपके लिए, तो थोड़ा सा समझ में आएगा जो रियलिटी क्या है, रेलिवेंस क्या है, कंपेरेबिलिटी क्या है, कैसे कंपेयर करना है, फिर इवेंट क्या है, ट्रांजेक्शन क्या है, मॉनेटरी वैल्यू कैसे रिकॉर्ड करना है। तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो इसको करते रहिए, हम आगे फिर सेकंड लेक्चर इसका रिकॉर्ड करेंगे, कंटिन्यू रहेगा हमारा ये। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।